हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेबिनार। ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीआरपी से अधिक शक्तिशाली जो नई तकनीक आई है आईपीआरएफ, वो क्या है। यानी कि पीआरपी से भी अधिक शक्तिशाली या अधिक उपयोगी जो टेक्निक है आईपीआरएफ, उसके बारे में इस वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग पीआरपी के बारे में जानते हैं। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। बेसिकली पीआरपी के अंदर हम आप ही का ब्लड लेते हैं, आपके ब्लड में से प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो ऐसी कोशिकाएं हैं हमारे खून के अंदर जो ब्लीडिंग को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, खून को रोकने में सहायता करती है अगर हमें चोट लग जाती है। इन प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और इनके बहुत सारे एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन इस पीआरपी से भी अधिक उपयोगी और अधिक शक्तिशाली एक नई टेक्निक अभी हमारे सामने आई है, जिसका नाम है आईपीआरएफ यानी इंजेक्टेबल प्लेटलेट रिच फिब्रिन। इस पे बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं। बहुत सारे देशों में अब पीआरपी से हट के आईपीआरएफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, आईपीआरएफ जो तकनीक है ये क्या है और पीआरपी से कैसे बेहतर है। तो ये सारी चीजें आपको इस वेबिनार में देखने को मिलेंगी कि पीआरपी से ज्यादा बेहतर तकनीक क्या है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। ये जो चर्चा है कि पीआरपी से अधिक शक्तिशाली कौन सी तकनीक है यानी आईपीआरएफ, इस पर आज हम बात करेंगे। आईपीआरएफ यानी इंजेक्टेबल प्लेटलेट रिच फिब्रिन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी ब्लड से यानी अपने खून से ही एक इंजेक्टेबल लिक्विड तैयार करते हैं जो पीआरपी ही की तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। जैसे आईपीआरएफ की तैयारी में हम जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होती है पीआरपी से। इसमें हम किसी एंटीकोएगुलेंट का इस्तेमाल नहीं करते। आईपीआरएफ में कोई भी केमिकल एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं होता। आईपीआरएफ बिल्कुल नेचुरल है कंपेयर टू पीआरपी। पीआरपी में खून को रोकने के लिए, क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम डिफरेंट जैसे सोडियम साइट्रेट, हेपारिन या ईडीटे का इस्तेमाल करते हैं। आईपीआरएफ में इनमें से कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आईपीआरएफ की जो टेक्निक है, इसके अंदर जो प्लेटलेट का कंसंट्रेशन है वो पीआरपी से दुगना होता है। यानी कि क्योंकि प्लेटलेट काउंट ज्यादा होने के कारण ग्रोथ फैक्टर इसमें अधिक मात्रा में होते हैं एज कंपेयर टू पीआरपी। आप जानते हैं पीआरपी का जो मेन इफेक्ट है वो ग्रोथ फैक्टर्स के कारण है। आईपीआरएफ के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो अधिक एक्टिवेटेड होते हैं यानी अधिक सक्रिय होते हैं कंपेयर टू पीआरपी, क्योंकि पीआरपी में हम जो सोडियम साइट्रेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे प्लेटलेट्स हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं यानी निष्क्रिय हो जाते हैं। उनको सक्रिय करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिवेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड या फिर कोई और एक्टिवेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आईपीआरएफ के अंदर जो सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है पीआरपी के कंपैरिजन में, वो ये है कि आईपीआरएफ के अंदर एक फिब्रिन की मेश होती है, जाल होता है जिसमें पीआरपी अटक जाती, जिसमें प्लेटलेट्स अटक जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। पीआरपी के अंदर ऐसी कोई मेश नहीं अवेलेबल होती, इसलिए प्लेटलेट अपने सारे ग्रोथ फैक्टर्स 2 घंटे के अंदर रिलीज करके खत्म कर देते हैं। आईपीआरएफ के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर है वो धीरे धीरे 12 दिन तक रिलीज होते हैं। पीआरपी के ग्रोथ फैक्टर्स 2 घंटे के अंदर ही रिलीज होके खत्म हो जाते हैं। आईपीआरएफ के अंदर क्योंकि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको पीआरपी के अंदर नहीं मिलती हैं। अगर हम अपने ब्लड को देखें तो 3 तरह के कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का रिजुविनेशन में कोई खास रोल नहीं है, इसलिए इसको कहीं इंक्लूड नहीं किया जाता। सफेद कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट, ये दोनों के दोनों उपयोगी होते हैं, इनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये स्किन को और हेयर को रिजुविनेट करने में हेल्प करते हैं। जो हमारा आरबीसीज है
यानी कि रेड ब्लड सेल्स वो रिजुविनेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ये हमें मालूम है। अगर हम ल्यूकोसाइट्स की तरफ देखते हैं यानी कि सफेद कोशिकाओं में, तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, इजनोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये अलग अलग सेल्स हैं जो WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स में आते हैं। इन सब में डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो स्किन को और हेयर को रिजुविनेट करने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट आप जानते हैं वो पार्ट है हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये बोन मैरो से सिक्रीट होता है। बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको मेगाकैरियोसाइट बोला जाता है। मेगाकैरियोसाइट छोटे टुकड़ों में बंटते हैं और उससे प्लेटलेट का फॉर्मेशन शुरू होता है। और प्लेटलेट की बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसमें प्लेटलेट एक हिस्सा प्ले करते हैं। उसमें से एक गतिविधि प्लेटलेट की है रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू एंड एंटी एजिंग। प्लेटलेट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिवेटेड या नॉन एक्टिवेटेड। जब हम PRP का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं क्योंकि नॉन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। PRP के अंदर प्लेटलेट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं यानी नॉन एक्टिवेटेड होते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ केमिकल जैसे कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। IPRF के अंदर जो प्लेटलेट्स तैयार होते हैं वो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेटलेट्स के अंदर कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये जो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये अलग अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और रिलीज होते हैं प्लेटलेट में। बालों में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का बहुत बड़ा रोल है बालों को रीएक्टिवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब हम बात करते हैं फिब्रिन की। जैसा हमने बोला IPRF में फिब्रिन अधिक होते हैं और PRP में फिब्रिन ना के बराबर होते हैं। तो फिब्रिन वो एक जाल है जो हमारा ब्लड तैयार करता है जब क्लॉटिंग होती है। और फिब्रिन जो होता है ये एक ढांचा बन जाता है, इसमें जाल का ढांचा बन जाता है। और ये जो जाल हैं ये हमारे थ्रोम्बिन से बनते हैं, थ्रोम्बिन से फिब्रिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है। ये फिब्रिन आपस में एक दूसरे के साथ चिपक कर एक जाल बना लेते हैं। ये जो जाल होते हैं फिब्रिन का, इसके अंदर प्लेटलेट्स अटक जाते हैं और जब ये प्लेटलेट्स अटक जाते हैं तो धीरे धीरे अपने ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। दूसरी बात, फिब्रिन जो है ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ भी बाइंड करता है और ये हमारे कोलेजन टिश्यू को स्टिमुलेट करता है फॉर्म करने के लिए। तो अगर हम देखें तो फिब्रिन के दो फायदे हैं। एक तो ये प्लेटलेट को ट्रैप करके धीरे धीरे ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करता है। सेकेंड, ये हाइलुरोनिक एसिड को ट्रैप कर लेता है, वॉल्यूमाइज करता है और एक कोलेजन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर हम देखते हैं PRP और IPRF की टेक्निक के अंदर, तो एक बात हमें समझना है कि IPRF के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है वो ब्लड को बहुत हल्की स्पीड में थोड़े समय के लिए किया जाता है, जबकि PRP में 3000 RPM पे कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट तक ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं PRP में, वो ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, यानी कि प्लाज्मा का जो लोअर 1/3 हिस्सा है, इसके अंदर जाके प्लेटलेट्स कंसंट्रेट होते हैं, जबकि IPRF में प्लेटलेट थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। PRP में थोड़ा सा पोर्शन ही हम इसका यूज कर पाते हैं प्लाज्मा का, जबकि IPRF में प्लेटलेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे प्लाज्मा में, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें PRP और IPRF में, तो हम देखेंगे अगर ये नॉर्मल ब्लड है 200 यानी 3 लाख के करीब प्लेटलेट है, 290 के करीब प्लेटलेट है, तो जो PRP है इसमें 1,10,000 के करीब है और IPRF में 5 लाख प्लेटलेट के करीब आते हैं इसके अंदर। यानी कि जो IPRF है इसमें लगभग 2 टाइम्स मोर प्लेटलेट है, मोर देन डबल द प्लेटलेट है ऑफ द नॉर्मल ब्लड। और जो हमारा PRP है उसमें 50 to 60% ही प्लेटलेट है नॉर्मल बेसलाइन प्लेटलेट के कंपैरिजन में। तो ये फिगर शो कर रहा है कि IPRF के अंदर जो प्लेटलेट का कंसंट्रेशन है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू PRP। आप अगर ये देखते हैं सिरिंज के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है जिसमें प्लेटलेट नहीं है,
उसमें जो फ्लूइड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। पीआरपी की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम होती है तो कुछ धुंधला दिखता है। आईपीआरएफ में प्लेटलेट का कंसंट्रेशन सबसे अधिक है, इसलिए ये टोटली ओपेक होता है, इसके थ्रू लाइट नहीं पास कर पाती है और इसके थ्रू हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो ये हमने देखा कि ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन पीआरपी एंड पीआरएफ। पीआरएफ के अंदर हमको प्लेटलेट्स मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं और मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स एंटी एजिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पीआरपी के अंदर मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हमें नहीं मिलते हैं, जबकि पीआरएफ के अंदर हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर जैसा हमने बताया कि पीआरएफ के अंदर, आईपीआरएफ के अंदर प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी दोनों एक हिस्सा होते हैं। पीआरपी में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स नहीं होते हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं आईपीआरएफ, इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स है दो सोर्सेस से आ रहे हैं, प्लेटलेट्स के थ्रू आ रहे हैं और ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू भी आ रहे हैं। ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, प्रोलिफरेशन यानी कि टिश्यूज को बढ़ने में, एंटी एजिंग में, इन सब चीजों में और वुंड हीलिंग में, इन सब में हेल्प करता है। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये पीआरपी है और ये पीआरएफ है। पीआरपी में जो फिब्रिन मैट्रिक्स है ये बहुत हल्का है, ना के बराबर है। पीआरएफ में बहुत डेंस फिब्रिन मैट्रिक्स है। इस फिब्रिन मैट्रिक्स में हमारे प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाते हैं और ये ट्रैप होकर धीरे धीरे अपने ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। इसी तरह से जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं वो भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो भी ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। इसलिए फिब्रिन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिब्रिन मैट्रिक्स से हमको नया कोलेजन फॉर्मेशन शुरू होता है और ग्रोथ फैक्टर का रिलीज धीरे धीरे काफी लंबे समय तक होता है। इसलिए आईपीआरएफ ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू पीआरपी इन एंटी एजिंग एंड इन फॉर्मिंग न्यू सेल्स, न्यू टिश्यूज एंड रिजुविनेशन। ये चीज हम दोबारा से दिखा रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन का डिफरेंस होने के कारण पीआरपी और पीआरएफ के अंदर जो सेल्स हैं, जो प्लेटलेट के सेल्स, उनका कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पर होता है दोनों के अंदर। ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि पीआरएफ यानी कि इंजेक्टेबल पीआरएफ के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर है वो कम से कम 10 से 15 दिन तक रिलीज होते रहते हैं धीरे धीरे ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर। इनका इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू द पीआरपी। ये आप देख रहे हैं कि पीआरएफ जो सा है ये ज्यादा इफेक्टिव है एंटी एजिंग में। पूरा फेस आपको रिजुविनेट लग रहा है, यंगर लग रहा है 4 से 5 सेशंस पीआरएफ लेने के कंपेयर टू पीआरपी अलोन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग हमने आपसे कंपेयर किया कि पीआरपी से ज्यादा इफेक्टिव आज हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, यानी आईपीआरएफ है। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि ये जो आईपीआरएफ है इसको सेकेंड जनरेशन पीआरपी बोला जाता है। यानी कि पीआरपी जो हम करते हैं फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन पीआरपी में काउंट होता है। सेकेंड जनरेशन पीआरपी के और भी मेथड्स हैं, जैसे कि हम ग्रोथ सेल जीसीएसएफ यानी ग्रोथ सेल फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। ग्रोथ सेल फैक्टर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। वोकार्ड कंपनी ने स्पेशली कुछ ट्यूब्स का लॉन्च किया है जो इन ग्रोथ सेल फैक्टर्स का इस्तेमाल करती है। इसी तरह से देयर स्पेशल टाइटेनियम ट्यूब्स जो यूज की जा सकती हैं सेकंड जनरेशन पीआरपी को इस्तेमाल करने के लिए। और आईपीआरएफ एक टेक्निक है सेकंड जनरेशन पीआरपी की। कुल मिला के इतना ही बोलना चाहेंगे कि सेकेंड जनरेशन पीआरपी यानी वो पीआरपी का वो सेकेंड फॉर्म है जो ज्यादा इफेक्टिव है, लंबे समय तक इफेक्टिव है, उसके रिजल्ट्स अधिक है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन पीआरपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अगली बार जब पीआरपी लेने जाते हैं चेहरों के लिए या बालों के लिए, तो याद रखें पीआरपी से भी ज्यादा इफेक्टिव जो नई टेक्नोलॉजी है वो सेकेंड जनरेशन पीआरपी है। अभी हम कुछ रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे पीआरपी वर्सेस आईपीआरएफ, तो आप देख सकते हैं कि आईपीआरएफ के रिजल्ट्स कैसे बेहतर हैं कंपेयर टू पीआरपी। थैंक यू फ्रेंड्स।